गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा जो पहला लेसन चल रहा था यहाँ तक मैं करा चुकी थी। अब आगे हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें कैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र में थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एप्पल्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी के में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? मैग्यार। जबकि बागी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अगला है अब जो हम करेंगे अब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। वो उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवाद क्या था? उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा की मूल लिबर्ट पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। तो क्वेश्चन है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का क्या मतलब था? क्या मतलब था? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी समानता। सामाजिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारियों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। सफ्रेज जिसको बोलते हैं, मताधिकार। आप याद रखें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों में समान राजनीतिक अधिकार की मांग करते हुए विशेष विरोध आंदोलन चलाए। नेक्स्ट अब हम करेंगे नए वाणिज्यिक व वैसी परिस्थितियों का अधिक विनिमय और विकास बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में पक्ष में थे तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1834 में, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या
2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। और साथ में आपको बच्चों ये भी करने हैं, जैसे दे रखे हैं साइड साइड में क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे दे रखा, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन है, रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट जो हम कब करेंगे, हम क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक था इटली का क्रांतिकारी जूसेपे मैत्सनी। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। जो इसका क्वेश्चन बनेगा जूसेपे मैत्सनी पर नोट, तो इस पूरा आ जाएगा इसमें। 24 साल की अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब उसे देश से निकाल दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और यूरोप में, दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सनी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक आय थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने इस मॉडल को देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में से मैत्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो जूसेपे मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने बताया? मेटरनिक ने। आगे है क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप में के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्य वर्ग के विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में से बहाल कर दिया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति के ब्रसल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। ये जो था 15वीं सदी में, ये क्वेश्चन है, ये 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति में यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादी को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर
प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जन्म जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कैसे हुई? बुखार से। कब हुई थी? 1824 में। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, यूजीन देलाक्रोix कौन थे? फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोix सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानिक चित्रकारों में से एक था। ठीक है। अगला है अब भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह। ये हम कल करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर इसे करेंगे। तो इसके जो कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगी उनको आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। उसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपकी कॉपी पर करने हैं।